नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे साथ आज की चर्चा में 4 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं सोम सुंदरम पीआर साहब, एमडी डब्ल्यूजीसी इंडिया के, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के। सुरेश अरोड़ा हैं, डायरेक्टर हैं शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के। प्रथमेश माल्या हैं, एंजल ब्रोकिंग के। और अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत गोल्ड डिमांड के साथ, क्योंकि पहली तिमाही में जनवरी से मार्च के बीच फर्स्ट क्वार्टर में गोल्ड की डिमांड इंडिया में 37%, 37% बढ़ी है। क्या आगे डिमांड को लेकर आउटलुक है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोम सुंदरम पीआर साहब जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। वेरी गुड इवनिंग। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि फर्स्ट क्वार्टर में 37% की डिमांड यहाँ पर ग्रोथ हमने देखी है इंडिया में, लेकिन चूंकि उस दौरान कोरोना को लेकर हालात काबू में थे, बहुत सारी ढीलें दी गई थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। तो सेकेंड क्वार्टर में क्या प्रोजेक्शन है सर डिमांड का? Well, second quarter में lockdown हो गया, so we will have a problem, but it will not be as bad as last year when there was complete lockdown. This year, many jewelers, many retailers have all many forms of digital selling. So to some extent, it should be better than the last year. However, it was not as planned. There was a big jump in imports in March. In the hope that we will have a good Akshaya Tritiya, we will have a good April wedding season, etc. That will probably be delayed. So we may have to wait for second half to the latent demand come back. ओके, ठीक है। तो आप ये इंडिया के लिए कह रहे हैं कि देखना पड़ेगा, लेकिन ग्लोबल डिमांड को लेकर के क्या आउटलुक है? क्योंकि ग्लोबल डिमांड के आधार पे भी प्राइस का मूवमेंट हम देख पाते हैं। तो ग्लोबल डिमांड में कुछ रिकवरी आप देख रहे हैं क्या आगे? Yes, global demand in the first quarter, if you see, ETF में, globally ETF में, we saw some outflow. That is natural because US interest rates went up, dollar strengthened. Therefore, some of the investors found it useful to remove from gold ETF and go into risk assets, which is equities and all. But when it comes to jewelry and bars and coins, you have seen a very good growth across markets. 52% jump in jewelry sales, 36% jump in bars and coins. So bars and coins, including in US and others, we have seen people actually lap up coins. It is, in a sense, the consumer demand has gone up by 45%. Consumer demand, which is jewelry, bars and coins, has gone up by 45% in the first quarter. So which is, and China has come in full strong force because last year, first quarter, China was completely under lockdown, etc. So it has been a very good quarter for the consumer demand. But when it comes to the investor demand, obviously, you found that interest rates had a greater influence in the short term. ओके, तो ये ग्लोबल डिमांड को लेकर आपका फोरकास्ट है कि गोल्ड की ग्लोबल डिमांड आगे कैसी रहेगी। हालांकि इंडियन मार्केट में डिमांड अब जो दूसरी तिमाही है वहां पर कुछ कम होने की आशंका निश्चित तौर पर है, क्योंकि अब कोरोना को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर सख्ती बढ़ी है, तो कामकाज प्रभावित हुआ है। उसका इम्पैक्ट हम ओवरऑल डिमांड पर देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है मिस्टर सोमसुंदरम पीआर जी, कि कई बार ये होता है कि जब इन्वेस्टमेंट डिमांड कम होती है, शहरी इलाकों में डिमांड कम होती है, तो उसको रूरल इलाकों से सपोर्ट मिलता है। लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं, क्योंकि रूरल इलाकों में भी अलग अलग तरह के कर्व हैं कोरोना को लेकर। देश के अलग अलग हिस्सों में वहां पर भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो क्या रूरल डिमांड में भी एक तेज गिरावट हम देखेंगे क्या नेक्स्ट क्वार्टर में? In next quarter and second half, IMD forecast of rainfall is very, very positive. Number two, this crisis, while it has taken us by surprise, I think the government, all the government, state government, central government, they are putting all their efforts to control it. And the price is also softer. So all these factors
can lead to a very good second half for us. ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सोम सुंदरम पीआर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड डिमांड को लेकर डिटेल में बताने के लिए कि आगे गोल्ड की डिमांड कैसी रहने वाली है, किस तरह की डिमांड गोल्ड में देखने को मिल सकती है, ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, ये तो बात हुई गोल्ड डिमांड की, लेकिन गोल्ड डिमांड के बाद अब हम बात करते हैं एग्री मार्केट की, क्योंकि एग्री मार्केट में खबर यह है कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ज़्यादातर एग्री कमोडिटी में बिकवाली दिखी है। सोयाबीन को अगर छोड़ दें तो चना 1% टूटा है, ग्वारगम 1.5%, ग्वारसीड वायदा 1% टूटा है और सोया तेल 1% नीचे। सरसों का भाव 6,900 रुपये के नीचे बंद हुआ है, 1.25% फिसला है। तो मतलब आप देखिए कि अक्रॉस द बोर्ड एक बिकवाली का माहौल बना है वीक के आखिर में। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ये महज एक प्रॉफिट बुकिंग है या मार्केट में कॉन्फिडेंस अब कम हो रहा है? इसी पर हम बात करेंगे और ग्राउंड रियलिटी जो मार्केट को बहुत डिटेल में समझते हैं, सुरेश अरोड़ा जी एग्री मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, क्या हो रहा है एग्री मार्केट में? आज की जो बिकवाली हमने देखी है ज्यादातर एग्री काउंटर में, इस बिकवाली को आप करेक्शन कहेंगे, कॉन्फिडेंस की कमी कहेंगे या गिरावट की शुरुआत कहेंगे? सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं सर? हेलो हेलो सुरेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अरे रिकॉर्डिंग चालू कर। लगता है उन तक आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही। यही सवाल अजय केडिया जी मेरा आपसे है, आप बताइए। गुड इवनिंग मित्र जी। हाँ, डेफिनेटली अगर हम पिछले शुक्रवार की बात करें तो ये पिछला शुक्रवार भी था जहाँ पे हमने काफ़ी बड़ी गिरावट पूरे एग्री में देखी। सोमवार को भी फॉलोअप होते हुए देखा। ये कारण है मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जिस दिन से हमने देखा लॉकडाउन अनाउंस बैक टू बैक होते गए, कर्नाटका में हमने सोमवार को देखा, फिर बाद में दिल्ली में एक्सटेंशन हुआ, महाराष्ट्र में भी अब 15 तारीख तक हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। तो एक तरफ एंजाइटी बनी हुई डिमांड को लेकर आगे, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस पे दबाव दे रहा है, और साथ में जो फंडामेंटल्स है इस बार वो काफी मजबूत है, जिसकी चलते लोअर लेवल से बाइंग भी। तो पूरे हफ्ते में अगर हम बात करें तो मार्केट में काफी वॉलिटिलिटी बनते हुए दिखाई दी। ओवरऑल हमें लगता है एग्री मार्केट में अगला हफ्ता भी ऐसा ही कुछ चलेगा, क्योंकि एक तरफ जब तक लॉकडाउन का या फिर कोरोना का जो सेकेंड वेव का सर्ज है, जहां तक कहा जाता है मार्केट में कि मई 20 तारीख तक जाकर हम एक पीक बनाते हुए देखेंगे महाराष्ट्र में, तो अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है, जिसकी वजह से लेवल काफी कमजोर है। जबकि अंडर करंट अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें, मंडियां बंद है, यहाँ पे कोई भी ऐसा बड़ा ट्रेड नहीं हो पा रहा है। खाली फ्यूचर मार्केट पे हम देख रहे हैं कि जो मार्केट में एक्सपेक्टेशंस चलकर आ रही है, उसके चलते इंटरनेशनल फैक्टर्स है थोड़े बहुत, उसको देखते हुए हमने ये वॉलिटिलिटी देखी है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगला हफ्ता भी मार्केट थोड़ा सा साइडवे टू नेगेटिव ही रहना चाहिए। बट करंट फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो एक बार पैंडेमिक के बाहर थोड़ा भी हम निकलते हैं सेकंड वेव से, तो इमीडिएटली एग्री में जैसे हमने पिछले 6-8 महीने में एक बड़ी तेजी देखी थी, ऐसी तेजी हम एग्री में फिर से कंटिन्यू होते हुए देख पाएंगे। अच्छा, ठीक है। सुरेश अरोड़ा जी, आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, एक दिन तेज़ी एक दिन मंदी दिखती है। तो चलिए, लगता है हमारा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है, उनसे हम दोबारा जुड़ेंगे। लेकिन अजय जी, आप एक चीज़ बताएं कि खास करके जो तिलहन कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर जो उठापटक का माहौल बना हुआ है, क्या ये उठापटक वाला ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या मार्केट एक डायरेक्शन को पकड़ेगा नेक्स्ट वीक में? देखिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही विपरीत दिशा में। अगर हम इंटरनेशनल देखेंगे तो अभी भी सोयाबीन हम $1500 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखे काफ़ी एसोसिएशन ने कंसर्न्स भी जताई थी, और कंसर्न जो है वो कोविड को लेकर डोमेस्टिक मार्केट पे। तो आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा था कि खास करके एडिबल ऑयल पैक में ऐसा कोई ये लेवल नहीं है जहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए या बेचना चाहिए। मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल डोमेस्टिक मार्केट में कंटिन्यू बना रहेगा। बट ये भी ध्यान रखिए, इंटरनेशनल में अभी भी जो फंडामेंटल है, चाहे हम मलेशिया, इंडोनेशिया के अंदर लेबर कंसर्न की बात करें या वेदर कंडीशंस की बात करें, ये कहीं ना कहीं अभी भी डिस्टर्बिंग है, जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है वो अभी भी प्रिवेल है, हमें लगता है। और यहाँ से प्राइस 3 से 4% की गिरावट, जैसे हम सोयाबीन की बात करें, मस्टर्ड की बात करें, तो इनमें कंटिन्यू रह सकता है। तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में मुझे लगता है वॉलिटिलिटी कंटिन्यू है, बट बाइंग से अभी थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए, थोड़ा बच के चलिए, मार्केट में वॉलिटिलिटी बनी हुई रहेगी। ओके, ठीक है।
ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मार्केट वोलेटाइल बना रहेगा। अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब, और पहला सवाल है रमेश का। पूछिए रमेश जी। नमस्कार मुर्तजा जी। हेलो नमस्कार सर, पूछें। सर जी पूछिए सर। मेरा प्रश्न गोल्ड को लेकर के है। बेस मेटल भी बढ़ रहे हैं, गोल्ड के लिए भी तेजी बता रहे हैं, तो मेटल सेक्टर बढ़ेगा, इधर शेयर मार्केट भी बढ़ रहा है, तो तेजी पर तेजी रहेगी। बताइए प्रथमेश जी, गोल्ड का ओवरऑल व्यू आपका है क्या प्राइस को लेकर? ओवरऑल अगर बात करें तो गोल्ड का मोमेंटम अपसाइड में ही है। ब्रॉडर फंडामेंटल्स गोल्ड को लेकर, लिक्विडिटी पुश जारी है सेंट्रल बैंक से, कोरोना के इन्फेक्शंस कंटिन्यूसली सर्च है। एशिया स्पेसिफिक बात करें, इंडिया सेकेंड वेव में काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है। मेरे ख्याल से इंपोर्ट्स भी काफ़ी अच्छी नंबर्स में है। इन्वेस्टमेंट डिमांड ये सेकेंड थोड़ा सा कंसर्न है फर्स्ट क्वार्टर में, जैसे सोम सुंदरन जी ने कहा। मेरे ख्याल से ETF इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी हाई पॉइंट पे रहा है 2020 में, वो कंटिन्यूटी होने की पॉसिबिलिटी 2021 में भी दिखाई दे रही है। सारे फैक्टर्स को गोल मिलाकर मेरे ख्याल से गोल्ड का आउटलुक जो है वो ऑप्टिमिस्टिक लगता है। मेरे ख्याल से अगर नेक्स्ट 3 महीने की पॉसिबिलिटी देखें तो आपको गोल्ड जो है अराउंड 49,500 के आसपास का भाव दिख सकता है। तो गोल्ड में डेप्थ में बाई करने की स्ट्रैटेजी एडवाइजेबल रहेगी। ठीक है, गोल्ड में आप कहें कि डिप्स पर बाई करनी चाहिए, इस पर आप नज़र रखें। अगला सवाल नागपुर से आ रहा है, पूछिए। सर हेलो जी पूछें। सर, एस बैंक के बारे में पूछना था। हाँ एस पूछिए बैंक सर, पूछिए। एस बैंक सर, एस बैंक के बारे में पूछना था। इसके बारे में एस बैंक सवाल नहीं समझ पा, सवाल आपका नहीं समझ पा रहा हूँ। ये कमोडिटी का प्रोग्राम है, आप शेयर के बारे में शायद कुछ पूछ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं सिल्वर की, चांदी की। चांदी पर आपका क्या व्यू है अजय केडिया जी? सिल्वर में अभी किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं? देखिए, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। नो डाउट हमने फेड के मीट के बाद एक अच्छी खासी तेजी भी देखी, बट कल की जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच देती है। हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा कि इंटरनेशनल में 26-50 के आसपास मार्केट टच करके हमेशा रिवर्ट बैक कर रहा है, या डोमेस्टिक मार्केट में 70 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। जिस ढंग से बेस मेटल में रैली है, ये कहीं ना कहीं चांदी को आने वाले दिनों में और सपोर्ट देगा। तो आई थिंक मार्केट का जो दायरा है इंटरनेशनल में $25.5 से $26 है। डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि प्राइजेस 66 से लेकर करीबन 70 के बीच में एक ब्रॉडर रेंज में बना रहेगा। बट अगर आप 2 से 3 महीने की अवधि की बात करें तो मुझे लगता है मार्केट में बड़ी तेजी है। इंटरनेट में 26.5 का लेवल तोड़ता है तो हम करीबन 78,000 तक का भी लेवल दिखा दे। 1-2 दिन के व्यू के हिसाब से मुझे लगता है मार्केट बिल्कुल साइडवे रहेगा। आज भी मार्केट मुझे लगता है कि एक रेंज में ही रहेगा। अगर थोड़ा भी ड्रॉप मिलता है करीबन 67-200 के करीब, तो आप लेके चलिए, अपसाइड लिमिटेड रहेगा। बट 68-200 तक का लेवल चांदी में हम देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल प्रिया का है, पूछिए प्रिया। सर, अगले हफ्ते में चने में क्या करें? अगले हफ्ते में चने में क्या करें, बताइए अजय जी। नेक्स्ट वीक में चने में क्या करना चाहिए? कि चने के जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है, बट जिस ढंग से हमने देखा कि लॉकडाउन का अनाउंसमेंट जो पिछले हफ्ते बना था, इसके बाद पूरे ही एग्री पैक के अंदर काफ़ी बड़ा ब्लड बाथ होते हुए देखा। हमने देखा 5800 से ऑलमोस्ट 53 का करेक्शन आ चुका है। ओवरऑल हमें लगता है कि चाइना अगला हफ्ता भी थोड़ा दबाव रह सकता है, बट ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं। 52-50 का जो रेंज है, यहाँ पे मुझे लगता है मीडियम टर्म के लिए हमें बाइंग करके चलना चाहिए। जो ऊपर में मुझे लगता है जो करंट फंडामेंटल है वो 5650 से 5800 तक का लेवल मिड से मई एंड तक दिखा देगा। बट अगले हफ्ते भी जैसे मंडियां बंद है और कोरोना का जो कंसर्न बना हुआ है, जिसके चलते मुझे लगता है एक बार 5250 तक का लेवल दिखा दे, उस रेंज में जाने के बाद ही लेके चलिए। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है चने के। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के जो फंडामेंटल हैं चने के वो बहुत मजबूत हैं और उस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। लेकिन प्रथमेश जी, क्रूड का मार्केट आपको कैसा लग रहा है, और आज कोई ट्रेड कच्चे तेल में बन रहा है क्या अभी? आई थिंक क्रूड में मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म की तरफ है। ऑल्दो कोरोना के इन्फेक्शंस ग्लोबली बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं डिमांड, जब इन्वेंट्रीज देखेंगे आप यूएस का कंटिन्यूसली घटता आ रहा है। अगर आप लास्ट
ईयर से कंपैरिजन में देखें, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो सकती है। बट येस, अगर आज की सेशन में अगर कुछ करना है तो क्रूड में सेल करने की सलाह रहेगी। 4770 एंट्री पॉइंट रहेगा, जो करीब यहाँ से 60 पॉइंट्स अप रहेगा, और स्टॉप लॉस रहेगा 4840 का, टारगेट रहेगा 4660 का। तो आज के ट्रेड में मेरे ख्याल से क्रूड में सेल करने का एडवाइस रहेगा। ठीक है, तो ये राय आपकी है क्रूड में कि क्रूड में अभी क्या करना चाहिए। कॉपर का मार्केट अजय जी आपको कैसा लग रहा है? कॉपर में आज शाम के लिए अगले 5-6 घंटे के लिए ट्रेड लेना हो तो किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं कॉपर में? देखिए, मॉर्निंग के सेशन में मृत्युंजय जी मुझे लगता है एक अच्छा करेक्शन भी आ गया था। हमारी भी उम्मीद थी कि प्राइजेस 750 का लेवल तोड़कर थोड़ा गिरावट दिखा सकता है, क्योंकि कल भी हमने देखा पूरे बेस मेटल पैक में एक मिला जुला ही ट्रेड था। लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अभी भी तेज है, जो 850 तक का लेवल दिखा दे। बट जिस ढंग से हमने मॉर्निंग सेशन में एक रिकवरी बनते हुए देखी और शाम का जो डेटा पॉइंट है ये भी कॉपर के लिए सपोर्टिव है, तो आई थिंक 557-58 तक का भी थोड़ा भी पुल बैक मिले लेके चलिए। ऊपर में 768 का आज और मंडे तक की अगर हम बात करें तो 768 का टारगेट दिखा देगा। बट ओवरऑल मीडियम टर्म मुझे लगता है कि ये 800 का लेवल तोड़ के 840 तक का लेवल जल्द दिखा सकता है। ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। सर नमस्कार। सर कॉपर ऊपर में कितना तक जा सकता है? नमस्कार, पूछिए। नमस्कार सर, कॉपर ऊपर में कितना तक जा सकता है? कॉपर ऊपर में कहाँ तक जा सकता है? ठीक है, अभी हम कॉपर की ही बात कर रहे थे, बताइए एक बार फिर से प्रथमेश जी, कॉपर ऊपर में कहाँ तक? आई थिंक अगर ये ट्रेडर है तो आज के सेशन में 765 768 अगर ये पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, पॉसिबली अगर एक महीने का नज़रिया है इनका, तो 800 तक का भाव यस पॉसिबल दिखता है, जिस हिसाब से मोमेंटम जारी है कॉपर में। बट यस, हम यहाँ पे करेक्शन को रोल आउट नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस जोन के पास में ही है। ओके, ठीक है। अगला सवाल है सुशील कुमार का, राजस्थान से हैं हमारे साथ। पूछिए सुशील जी। सर ये ग्वार में क्या हो रहा है, कोई खेती आएगी या नहीं आएगी, और आरएमसी की आपात भी हो सकती है? बताइए अजय जी, ग्वारसीड और मस्टर्ड में यहाँ पर क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है? देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा था कि 15 मार्च के बाद जो टाइम फिबोनाची के हिसाब से बता रहा था कि मार्केट में एक बड़ी जंप आएगी, तो हमने देखा पहला मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। 3800 से हमने ऑलमोस्ट 4250 का लेवल भी क्रॉस कर दिया था। बट पिछले हफ्ते हमने देखा जिस ढंग से मंडियां क्लोज हुई और कोरोना का जो कंसर्न है जिसकी वजह से लॉकडाउन मेजर स्टेट्स में जाने लग गए, ये पूरे ही एग्री पैक का सेंटीमेंट थोड़ा खराब किया है। बट इस बार के फंडामेंटल गवार के लिए काफी मजबूत है। चाहे मानसून की बात करें, चाहे हम एरिया अंडर कल्टीवेशन की बात करें, तो अदर क्रॉप्स पे ज़्यादा एकरेज में शिफ्टिंग होगी, जिसके चलते मुझे लगता है कि अगर ये 3 महीने की अवधि के लिए लेके चले तो आई थिंक वापस हम 4550 से लेकर 4600 का भी लेवल गवार में देख पाएंगे। वहीं मस्टर्ड की बात करें तो खाली एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अराइवल सीजन में हम थे, उसके बावजूद मस्टर्ड के अंदर हमने जबरदस्त तेजी देखी, 7000 के ऊपर अच्छे से मेंटेन था। अब जो गिरावट है ये एक सेंटिमेंटल गिरावट है, जिस ढंग से हमने मंडियां बंद होते हुए देखी और कोरोना का जो कंसर्न है, ओवरऑल मुझे लगता है ये करेक्शन 6600-6650 तक का लेवल दिखा सकता है। बट जिस ढंग से इंटरनेशनल में ऑयल के प्राइसेस तेज है, ये कहीं ना कहीं मस्टर्ड ऑयल को अभी भी सपोर्ट कर रहा है और ये मस्टर्ड को आने वाले दिनों में और सपोर्ट करेगा। जो मैं समझता हूँ 7400 से 7500 तक का लेवल वापस दिखा सकता है। बट अगला हफ्ता पूरे एग्री पैक के लिए जैसे हमने ये हफ्ते में तेजी और मंदी बना हुआ देखा, वैसा ही मोमेंटम रहेगा। तो अगले हफ्ते के लिए भी थोड़े बड़े ट्रेड्स के लिए बचे। 6600 का एक फेयर प्राइस दिखाई दे रहा है, वहां पे आप मस्टर्ड को लेकर चल सकते हैं। अगला सवाल ये है, अगला सवाल गोपाल का है, चुरू राजस्थान से। पूछिए गोपाल जी। जी सर नमस्कार। सर जी ग्वार सीड पे अजय केडी जी सवाल है, हाजिर में पड़ा है सर जी, अभी 6-8 महीने देख सकते हैं, तो इसमें बड़ी तेजी आ सकती है क्या? बड़ी तेजी आ सकती है क्या, बताइए अजय केडिया जी। मृत्युंजय जी, जैसे हमने अभी बताया था कि 15 मार्च के बाद एक टाइम फिबोनाची जोन चेंज हुआ है, जो कहीं ना कहीं बड़ी तेजी का आगाज देता है।
तो ऑलरेडी हमने देखा कि अप्रैल महीने में एक अच्छी खासी तेजी बनी। पिछले हफ्ते जो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट ये सब, उससे सेंटीमेंट खराब हुआ है। अदरवाइज ये साल में जैसे इन्होंने कहा कि हम 7-8 महीने तक और रख सकते हैं, तो आई थिंक आराम से 4600 का इमीडिएट जो करंट फंडामेंटल दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे दिखाता है कि जून जुलाई तक हम वापस 4600 का लेवल भी क्रॉस कर पाएंगे। तो बिल्कुल ये बने रह सकते हैं। इमीडिएट टारगेट तो 4600 है, बाद में फंडामेंटल को फिर से एनालाइज किया जाएगा और आगे के अपडेट दिए जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि 4600 के लिए बने रहिए। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मितेश जी, मुझे लगता है कि कल की बड़ी गिरावट के बाद आज गोल्ड थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा ड्रॉप आ सकता है इवनिंग डेटा के साथ, तो 46,600 के करीब गोल्ड को लीजिए। 46,300 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 47,000 का रहेगा। ठीक है, आपकी कॉल प्रथमेश जी। कॉपर बाय करना चाहिए, मई वायदा 760 एंट्री पॉइंट रहेगा, 757 स्टॉप रहेगा, ऊपर में टारगेट 765 के लिए रहेगा। आपकी आखिरी कॉल अजय जी। मित्र जी, मुझे लगता है कि क्रूड में पिछले एक हफ्ते से अच्छी तेजी देखी गई थी, अब कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न है। नो डाउट प्राइजेस में अभी हमने काफी गिरावट देखी है शॉर्ट पीरियड में। 47, 70, 80 तक के बाउंस पे ही बेच के चलिए। इमीडिएट टारगेट 4680 का रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।